बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। हम हर कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी हम एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इनक्लोज अ चार्ज। यानी एक ऐसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जो कम्प्लीटली कर्व शेप है और उसके अंदर चार्ज बंद है, उसको हमने उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो फाइंड की थी वो थी सिंगल चार्ज की वजह से। फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट देखा और फिर अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ऑनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन क्लोज अ चार्ज जो है वो फाइंड करते हैं। ये हमें हेल्प करती है एक्चुअली में उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि सिंगल चार्ज की थी उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने में, जो कि एक कर्व या क्लोज सरफेस का होता है। तो आइए आज अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स through closed surface enclose charge। बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम प्लेन सरफेस के लिए फाइंड आउट कर चुके हैं कि प्लेन सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किस तरह की होती है। प्लेन सरफेस के अंदर हमारे पास हम फ्लक्स को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। ये हमारी फ्लक्स की जर्नल डेफिनेशन है। फिर हम उस एरिया को अगर प्लेन कंसिडर करें तो फिर हम उसी फ्लक्स को इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास फ्लक्स इज डिफाइंड एज इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया ए। लेकिन याद रखिएगा यह फार्मूला सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपकी सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस होगी। कर्व सरफेस के लिए हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। आज हम एक क्लोज सरफेस यानी कर्व सरफेस जो बंद है हर तरफ से, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं और उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को हम डिटरमिन करेंगे। इसके लिए कंसिडर करते हैं वी हैव अ क्लोज सरफेस। लेट कंसिडर अ क्लोज सरफेस, क्लोज स्फेरिकल सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। स्फेरिकल में इसलिए लिख रहा हूँ, वैसे तो आप क्लोज सरफेस कोई भी कंसिडर कर सकते हैं जो हर तरफ से बंद होनी चाहिए बस, लेकिन यहाँ पे मैं स्फेरिकल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो आपको आसानी से मिल जाता है। उसके एरिया की जो वैल्यू होती है वो हमें आसानी से मिल जाती है और किसी सर्टेन एरिया में से निकलने वाली फील्ड लाइंस को ही तो हम फ्लक्स कह देते हैं। तो इसलिए स्टार्ट पे मैं स्फेरिकल से स्टार्ट ले लेता हूँ ताकि हमारा आर्टिकल जो है वो हमें आसानी से समझ आए। फिर हम किसी भी तरह की शेप की बॉडी ले लेंगे क्लोज और उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। स्फेरिकल बॉडी, और वो स्फेरिकल बॉडी किस तरह से है बेटे? इट इज जस्ट लाइक दिस वन। और इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर एक चार्ज हम कंसिडर स्टार्ट में करते हैं, दैट इज क्यू। इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रहे हैं।
और डेफिनेटली इस ग्रीन सरफेस को काटते हुए या इसमें से पास करते हुए जा रही हैं, तो इस ग्रीन सरफेस एरिया में से फ्लक्स निकल रहा है। हम कहेंगे वो फील्ड लाइंस, ये जो ग्रीन सरफेस है, दिस इज द स्फेरिकल बॉडी। तो इस स्फीयर के एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। हमने इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, लेकिन हम ई डॉट ए नहीं लगा सकते। रीज़न, चूँकि हमारे पास बॉडी क्लोज सरफेस नहीं है। ये फुटबॉल कंसिडर करें, जो स्फीयर है वो जस्ट लाइक अ फुटबॉल। अब फुटबॉल के अंदर एक चार्ज बंद है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ भेज रहा है, और हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करना है जो उस स्फेरिकल बॉडी से बाहर निकल रही हैं। लेकिन वो कैलकुलेट करनी इंतहाई मुश्किल है, बिकॉज हम एरिया का फार्मूला, जो स्फीयर के एरिया का फार्मूला है, वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम कहते हैं एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये यूज़ नहीं किया जा सकता। इसकी रीज़न ये है कि हम प्लेन सरफेस एरिया के फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो फिर बेटे हम क्या करते हैं, वो डिवाइड द होल स्फेरिकल बॉडी इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, और वो तमाम स्मॉल सेगमेंट्स के एरिया का अलग अलग फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसे हम बाई पार्ट्स बोल देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इसके पार्ट्स बना लेते हैं। एक इतना सा एरिया इधर बना लिया, एक इतना सा इधर, एंड सो ऑन। आपको पता है, जब फुटबॉल के ऊपर मैं एक छोटा सा पैच लूंगा, फुटबॉल वैसे अगर आप गौर से देखें तो वो छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बनता है, उसका एक छोटा सा पैच कंसिडर करेंगे तो इट्स कंसिडर एज अ प्लेन। उस प्लेन का जो एरिया होगा, इट इज स्ट्रेट अपवर्ड। इसे मैं कह लेता हूं डेल्टा A1 और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1। फिर इसी तरह ये स्ट्रेट इस तरफ डेल्टा A2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E2 एंड सो ऑन, ये मैनी मोर। ये हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उसमें से बाहर की तरफ निकल रही हैं। अब हर एरिया के ऊपर ई डॉट ए लग सकता है, बिकॉज जो छोटा सा एरिया, पूरे फुटबॉल को भूल जाएं, जो छोटा सा एरिया है वो प्लेन सरफेस एरिया है, और प्लेन सरफेस के ऊपर आप फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए लगा सकते हैं। तो हम इसके हर पैच का अलग से फ्लक्स फाइंड करते हैं। फ्लक्स थ्रू एरिया डेल्टा A1 डेट इज इक्वल टू φ1, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, डॉट डेल्टा A1। आपको पता है कि आप ये फॉर्मूला अब लगा सकते हैं ई डॉट ए। रीजन, क्योंकि आपकी सरफेस एरिया जो है वो प्लेन हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो डेट इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम माना। अब इन दोनों के दरमियान एंगल देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना आएगा, 0। तो हम कहेंगे ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 आ गए। कॉज ऑफ 0 1 आ जाएगा। φ1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1। ये हमारे पास पहले पैच का एरिया आ गया। इसका मतलब है जिस जगह पर भी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में होंगी, वहां पर आप बआसानी लगा सकते हैं कौन सा रिलेशन, कौन सा फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा A2 या A3 या A4। इधर देखें तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया सेम डायरेक्शन में। अगर मैं इस तरफ भी बनाऊंगा तो इधर भी डेल्टा A3 E3 बन जाएगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमत में क्यों आ रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो तमाम डायरेक्शन में निकल रही हैं। अगर आप फुटबॉल को यहाँ पे रख के देखेंगे ऊपर से तो एरिया ऊपर को होगा, अगर इधर रख के देखेंगे तो जो एरिया है वो आपकी तरफ इधर को होगा,
अगर इधर रख के देखेंगे तो एरिया इस तरफ होगा, अगर सामने रख के देखेंगे तो फिर भी इस तरफ होगा। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमत में वो स्मॉल पोर्शन का एरिया आएगा। तो हर दफ़ा फ्लक्स जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया ऑफ दैट पार्ट डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम इसमें लिखते हैं कि सिमिलरली phi 2 is equal to E2 डेल्टा A2, phi 3 या phi n is equal to En डेल्टा En आ जाए। अब अगर हम टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहें तो इट इज अ सम ऑफ ऑल द फ्लक्स। तो हम इसमें टोटल फ्लक्स डेट इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 सो ऑन phi n आ जाएगा। अब phi इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 सो ऑन En डेल्टा An आ जाए। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो तमाम डायरेक्शन में सेम जा रही हैं। अगर आप चार्ज से देखें जितनी लेफ्ट जा रही हैं उतनी राइट जा रही हैं, जितनी अप जा रही हैं उतनी डाउन, जितनी बैक उतनी फ्रंट पे आएंगी। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है ये तमाम जगहों पर सेम होगी। E1 इज इक्वल टू E2 इक्वल टू सो ऑन En। इन तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होंगी और इसे E कहा जा सकता है। अब ये वाली वैल्यूज में मैं पुट करूं तो phi इज इक्वल टू आ जाएगा E डेल्टा A1 प्लस E2 नहीं आएगा बल्कि EA डेल्टा A2 सो ऑन E डेल्टा An आ जाए। कौन सी टर्म इसमें से कॉमन आ जाएगी? E कॉमन आ जाएगी, बाकी क्या बचेगा A1 प्लस डेल्टा A2 सो ऑन डेल्टा An आ जाए। दैट इज इक्वल टू phi। अगर आप इस फॉर्मूले के ऊपर गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के ऊपर और समेशन ऑफ ऑल द पोर्शन ऑफ दैट स्फीयर उनके प्रोडक्ट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेंड कर रहा है। मतलब पहले पार्ट का एरिया प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, अगर आप तमाम पार्ट्स के एरिया को जमा कर लेंगे, वो जो फुटबॉल जिस छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बना होता है, अगर आप उनको सिलाई लगाकर जोड़ देंगे प्लस कर लेंगे तो आपके पास पूरा फुटबॉल बन जाएगा। इसका मतलब उसका एरिया आ जाएगा। जो यू नो दैट कि एरिया ऑफ द फुटबॉल या एरिया ऑफ द स्फीयर तो पाई आर स्क्वायर है। इसका मतलब है कि तमाम पोर्शन का एरिया सम अप करने से हमें एरिया ऑफ द स्फीयर जो है वो मिल जाता है। तो एरिया ऑफ द स्फीयर इज पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक सम ऑफ ऑल द एरियाज करके हमने सिंपल एक स्फीयर का एरिया जो है उसको कलेक्ट कर लिया कि वो कितना है। अब इस एरिया की वैल्यू का तो हमें क्लियरेंस हो गई कि हम इसमें लिख सकते हैं कि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 सो ऑन डेल्टा An डेट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब रह जाती बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज पर डेफिनेटली डिपेंड करेगी, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उसी चार्ज की है ना, तो इंटेंसिटी भी उसी। अब चार्ज सिंगल था, आपने दूसरे आर्टिकल के अंदर पढ़ा है कि सिंगल चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। बेटे ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ गई। फ्लक्स इज इक्वल टू था E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस चार्ज की जो उस बॉडी के अंदर बंद है वो सिंगल चार्ज था, तो सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आ गई। फिर हमने सम ऑफ ऑल द एरियाज किया तो वो पाई आर स्क्वायर के बराबर आ गया। ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो फाई की वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर आ जाए। अब इसमें से जो टर्म्स जो है वो कैंसिल होती हैं, उनको कैंसिल कर दें। पाई 4 पाई, ये 4 पाई आर स्क्वायर है सर, क्योंकि स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और सर्कल का आर स्क्वायर होता है। ये पीछे भी करेक्शन यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से दूसरी टर्म कौन सी घटती है? आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाए, रह क्या गया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हम कहेंगे फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस
डिपेंड्स ऑन चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस एंड मीडियम अराउंड इट, यानी दो चीजों पर वो डिपेंड कर रहा है। यहां पे लिख लेते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंस ऑफ फ्लक्स। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज inside the closed body medium around charge। ये दूसरी डिपेंडेंस, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये बेटे दो चीजें आ गई। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हमें सिखा देती है कि जो फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस का, वो उस क्लोज सरफेस के एरिया की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और सेकंड कि वो क्लोज सरफेस किस शेप की है, फ्लक्स उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो हम इसमें ये दो चीजें लिखते हैं कि फ्लक्स इंडिपेंडेंट to area of closed surface and shape of body, इन दोनों चीजों के इंडिपेंडेंट। अगर शेप ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब क्लोज सरफेस जैसी मर्जी हो, हमने उसके अंदर का चार्ज लेना है और दूसरी बात कि हमने मीडियम की परमिटिविटी से डिवाइड कर देना, तो वो फ्लक्स निकल आएगा। यानी जितना सिंपल आपका प्लेन सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना था, वैसे ही सिंपल अब हो गया क्लोज सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना। प्लेन सरफेस का था जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के डॉट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता था। तो यहाँ पे चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर बंद है और हमारे पास उसकी परमिटिविटी मीडियम की, इन दो चीजों के ऊपर हमारा फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं बेटे, लेट्स सपोज कोई भी आपके पास इररेगुलर शेप बॉडी है, एनी इररेगुलर शेप बॉडी। अब आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमने स्टार्ट में स्फेरिकल सरफेस इसलिए ली क्योंकि वो रेगुलर शेप थी, उसके एरिया का हमें पता चल जाता। उस वक्त हमें यह था कि इसका फ्लक्स एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज प्लेन सरफेस का जो फ्लक्स है वो भी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एंड पे आगे पता चला कि शेप तो डिपेंड ही नहीं करती, वो तो मैटर ही नहीं करती। क्लोज होनी चाहिए, बेशक इररेगुलर हो। मसलन आप एक गुब्बारा फुला लेते हैं, वो इस तरह का बन जाता है, क्लोज है लेकिन इररेगुलर है। इसके अंदर एक चार्ज बंद है, ठीक है, वो चार्ज है Q। अब आप में से एक स्टूडेंट जिद करता है, नहीं सर ये फार्मूला तो सिर्फ एप्लीकेबल है स्फेरिकल के लिए। मैं कहता हूं चलो सपोज कर लो, ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन सपोज कर लो कि ये एक डॉटेड सरफेस स्फेरिकल है इसके लिए। अब जरा देखें बेटे कि जो फील्ड लाइंस इस ब्लू वाली डॉटेड सरफेस में से निकल रही हैं, क्या वो इररेगुलर शेप रेड सरफेस में से भी तो वही लाइनें निकल रही? कोई एक लाइन भी कम नहीं होती। तो उसका मतलब है जो स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया है उतना ही फ्लक्स एक इररेगुलर बॉडी का हो सकता है। तो हम इसके ऊपर भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब इन जनरल आप कह ले कि स्फेरिकल सरफेस के लिए ड्राइव किया हुआ फार्मूला एक्चुअली में किसी भी शेप की क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब एक इससे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारे पास चार्जेस एक से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा। फिर हम एक इसी तरह की एक इररेगुलर शेप, एक तो इसका मतलब है कि शेप मैटर नहीं करती, उसका एरिया मैटर नहीं करता। अब हम तीसरी चीज इसमें ऐड कर रहे हैं कि अगर चार्ज एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा। फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं।
ये Q1 Q2 Q3 Qn तक। जब इतने ज्यादा चार्जेस मौजूद होते हैं तो फिर आप तमाम चार्जेस को निगलेक्ट करके सिर्फ एक चार्ज का पहले फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो मैंने एक का फ्लक्स का फाइंड किया, वो Q1 चार्ज था, क्लोज सरफेस के अंदर बंद था, उसका फ्लक्स आ जाएगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। दूसरे चार्ज का फिर अलग से फाइंड करें, वो आएगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तीसरे का अलग से फाइंड करें, वो आएगा Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला, जब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो वो सम ऑफ ऑल द फ्लक्स आएगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी पहले चार्ज का जो फ्लक्स है Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह दूसरे चार्ज का जो फ्लक्स है Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो ऑन Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। कौन सी टर्म इसमें से कॉमन आती है? तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गई। तो मैंने 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है उसको कॉमन